वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 13 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल पोपा लंगूर के बारे में है। सेंट्रल म्यांमार के जो जंगल हैं वहां पर वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में पोपा लंगूर की प्रजाति को आइडेंटिफाई किया। पोपा लंगूर की जो प्रजाति है वो वैसे आपको लार्जली सेंट्रल म्यांमार में जो मैंडले का रीजन है वहां पर जो माउंट पोपा का एरिया है वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगी। हालांकि ये बहुत कम बचे हुए हैं, महज 200 इंडिविजुअल्स अभी जो पोपा लंगूर हैं उसके बचे हुए हैं। पोपा लंगूर के बारे में बात करें तो एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है ये प्राइमेट की, बंदर की। ये काफ़ी फुर्तीले होते हैं। आपको इनका चेहरा देखकर ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने कोई मास्क अपने चेहरे पर लगा रखा हो, बट एक्चुअली में ये इनका फेस ही है। इनके बाल ग्रे कलर के होते हैं और ऐसे खड़े होते हैं जैसे इनको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग गया हो। आपने मूवीज़ में देखा होगा जब किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, बट इनके तो बाल नेचुरली ही ऐसे हैं। ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो माउंट पोपा है म्यांमार का, उसके आसपास इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। आयुष्यन की रेड लिस्ट में इनके महज 200 इंडिविजुअल्स अभी बचे हुए हैं। ट्रैकी पिथेकस पोपा या फिर टी पोपा आप बोल सकते हैं। ये ग्रे, ब्राउनिश या व्हाइट बेली वाले प्राइमेट होते हैं। इनके हाथ काले रंग के होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। और इनकी जो स्लीव्स हैं या फिर रिस्ट है वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने कोई ग्लव्स पहन रखा हो। तो ये तो उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। माउंट पोपा की बात करें तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जो कि सी लेवल से 15-18 मीटर की ऊंचाई पर है, सेंट्रल म्यांमार में मिलेगा। ये जो वर्ड पोपा है, ऐसा माना जाता है कि ये पाली या फिर संस्कृत वर्ड पुफ्फा से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्लावर। जो मेन स्ट्रक्चर है इस पूरे वॉल्केनो का वो बेसाल्टिक एंडेसाइट से बना हुआ है। बेसाल्टिक एंडेसाइट मतलब एक लावा जो जम जाता है, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो, तो वो बहुत दूर नहीं जा पाता और थिक हो जाता है, तो उसे आप एंडेसाइट बोल सकते हैं। ये उससे बना हुआ है पूरा वॉल्केनो। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ऑपरेशन थंडर 2020 के बारे में है। इंडिया का जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसने अभी इंटरसेप्ट किया, मतलब रोक दिया 18 टन जो रेड सैंडलवुड है, जो लाल चंदन की लकड़ी होती है, उसका एक शिपमेंट यूएई भेजा जा रहा था। उसे रोकने के लिए, मतलब ये इलीगल तरीके से जो सामान था वो भेजा जा रहा था, तो ऑपरेशन थंडर 2020 के तहत उस सामान को रोक दिया गया। इसमें कई सारी बॉडीज इन्वॉल्व थी जो कोऑर्डिनेट कर रही थी इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट के साथ। उसमें इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल लेवल की पुलिस एजेंसी है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और 103 देशों की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही थी। जो पर्पज़ है वो यही था कि जो इन्वायरमेंटल क्राइम्स हैं उनको रोका जाए। इसी उद्देश्य से ऑपरेशन थंडर पिछले 4 सालों से चलाया जा रहा है और उसी ऑपरेशन के तहत अभी ये जो कार्रवाई है वो की गई है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री जो स्पेसिमेन है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको सीज कर लिया जाता है। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं जैसे कि ऑपरेशन थंडर 2020 में, उनका मेन फोकस यही होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ, फौना और फ्लोरा का, जीव जंतुओं का, पौधों का जो इंडेंजर्ड है उसको रोका जाए। ऑपरेशन थंडर जो 2020 है ये इस सीरीज का चौथा ऑपरेशन था जो 2017 से चलाया जा रहा है। 17, 18, 19, 20 चौथी बार ये ऑपरेशन चलाया गया। काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं सारे लोग और ऑपरेशंस में एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं, रोकने का प्रयास किया जाता है क्राइम्स को जो इन्वायरमेंट के खिलाफ हो रहे हैं। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने का ये प्रयास करते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट का काम होता है कि कस्टम टैक्स को इफिशिएंटली एडमिनिस्टर किया जाए और जो भी इंडिया में सामान आ रहा है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल किया जाए। इसका हेडक्वार्टर, वैसे तो हम इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात WCO की हो रही है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की। इनका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। इंटरपोल की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1923 में आया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के लियोन में है। दुनिया भर के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, इसके लिए इस जो एंटिटी है इसका निर्माण किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल OTT के बारे में है, ओवर द टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। देखिए, काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके मूवीज़, वेब शोज़ या बाकी और चीज़ें देख पाते हैं, उसे रेगुलेट किया जाए। इतना ज़्यादा कंटेंट हमारे सामने रखा जा रहा है बिना किसी सेंसर के, बिना किसी रेगुलेशन के, तो दिक्कत तो थी। सरकार के सामने एक PIL गई जहां पर न केवल OTT प्लेटफॉर्म्स बल्कि जो ऑनलाइन न्यूज़ सर्कुलेट की जाती है कई सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रेज किए गए। जैसे कि
क्विंट, प्रिंट, स्क्रॉल या फिर वायर, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई कि इन्हें भी रेगुलेशन के एम्बिट में लाया जाना चाहिए। अभी तक ये जो भी प्लेटफॉर्म्स थे वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के परव्यू में आते थे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार से इस बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा। लेटर ऑन अभी ये डिसीजन लिया गया है कि अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत रख दिया जाएगा और उसके रेगुलेशंस इन्हें भी फॉलो करने होंगे। जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो मीडिया सर्विसेज को स्ट्रीम करते हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल्स आप जानते भी हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप मूवीज़, वेब सीरीज़ या बाकी जो एंटरटेनमेंट के आइटम्स हैं वो देख सकते हैं। जो लॉज अभी तक OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर रहे थे वो कौन से हैं? एक्चुअली में कोई नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब रेगुलेशन नहीं था जो OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर रहा हो। वो फ्रीली अपना कंटेंट अपने तरीके से सर्कुलेट कर रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आ जाएंगे, उन्हें सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। बाकी की जो एंटिटीज़ हैं जैसे प्रिंट मीडिया है उसके लिए रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करती है। टेलीविज़न को रेगुलेट करने के लिए जो एंटिटी है वो है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। इसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर एक है, 2008 में बना था। टीवी पे सही तरीके से कंटेंट जाए उसे ये देखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, अगर किसी को किसी कंटेंट को लेकर कोई कंप्लेन है, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, तो वो यहाँ पे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। टेलीविजन एंटरटेनमेंट चैनल्स को ये हैंडल करते हैं। फिल्म्स के लिए सेंसर बोर्ड है, जिसे आप सेंटर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत ये भी काम करते हैं। एडवर्टीजमेंट सही से ही जाए, गड़बड़ एडवर्टीजमेंट ना दिया जाए, इसके लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ये वर्क करती है। तो अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी रेगुलेशन के एम्बिट में आ चुके हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो स्पेस एक्स नासा क्रू 1 मिशन के बारे में है। अभी तक उन्होंने 2 टेस्ट किए थे स्पेस एक्स ने, जिसमें उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो अपनी साइंटिस्ट को स्पेस में भेजकर सुरक्षित तरीके से वापस ला सकते हैं। लेकिन वो तो डेमो था। अभी वो प्रॉपर एक क्रू 1 मिशन जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर भेजने वाले हैं। तो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अब जो फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च होगा। ये एक प्राइवेट एंटिटी है जो इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाली है, इसीलिए काफी सिग्निफिकेंट है और दुनिया भर में न्यूज में रहती है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि 4 लोगों को ISS में पहुंचाया जाए। 6 महीने तक वो लोग वहां पर रहेंगे। इसीलिए ये कई तरीके के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। पहली कोई जो कमर्शियल एंटिटी है वो स्पेस के फील्ड में आई है। ऑब्जेक्टिव ये है कि कमर्शियल क्रू जो होता है, कमर्शियल क्रू प्रोग्राम रन किया जाए। अभी तक ये सारे काम गवर्नमेंट एंटिटीज ही करती रही हैं, लेकिन अब स्पेस धीमे धीमे ईजी हो जाएगा कार्गो और नए क्रू को, यानी कि लोगों को स्पेस में कमर्शियल एंटिटीज भी भेज पाएंगी। मिशन जो है वो नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है। गोल यही है कि जो मेंबर्स हैं वो एक्सपीडिशन 64 को जाके ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर माइक्रोग्रेविटी के ऊपर स्टडी वगैरह करेंगे ये लोग। एक बार ये एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट में चले जाएंगे स्पेस के, लेटर ऑन वो सैंपल्स वगैरह गैदर करेंगे और अर्थ के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें वो सैंपल्स भेजेंगे। वहाँ पर जाने के बाद डाइट जो वो ले रहे हैं उसका उनकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका इम्यून फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी जानकारी भी वो यहाँ अर्थ पे भेज देंगे। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम इसे चलाया गया है नासा के द्वारा, जहाँ पर वो कोऑर्डिनेट करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ और ह्यूमन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। प्राइवेट एंटिटीज के एक प्रकार से स्पेस प्रोग्राम में एंट्री आप इसे कह सकते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP इन इंफ्रास्ट्रक्चर VGF के बारे में है। VGF का यहाँ पे फुल फॉर्म है वायबिलिटी गैप फंडिंग। कॉन्टेक्स्ट यही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी जो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है इसे 2024-25 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब इसके आगे हम कुछ भी समझें उसके पहले ये जरूरी है कि हम वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है ये समझ लें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें प्राइवेट एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिकवर कर लेती हैं। लेकिन कई बार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जरूरी तो बहुत हैं, लेकिन इसमें एक बार जब पैसा लग जाएगा तो या तो रिकवरी पूरी नहीं होगी या रिकवरी होने में बहुत समय लग जाएगा। एक प्राइवेट एंटिटी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है और उस प्रोजेक्ट से पैसा रिकवर होने में 50 साल लग जाएंगे।
तो क्या आपको लगता है कि कोई प्राइवेट एंटिटी ऐसे किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट में अपना पैसा फंसाएगी? या फिर इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं, लेकिन जो पैसा रिकवर होगा वो केवल 50 करोड़ होगा, तो क्या कोई प्राइवेट एंटिटी इसमें हाथ लगाएगी? बिल्कुल नहीं लगाएगी। इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लॉन्च किया था। अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें होता यह है कि सरकार ये बोलती है प्राइवेट एंटिटीज को कि आप आइए, पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लॉन्च करिए, इसमें हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, कुछ पैसे हम अपनी तरफ से लगा देंगे। मतलब 30% सपोज करिए अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि हम वीजीएफ के तहत भर देंगे, जो गैप आ रहा है उसको हम फिल कर देंगे, नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ये है मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग का। आई होप आप समझ गए हैं। देखिए, जो कई सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जाते हैं। सपोज करिए कि एक ब्रिज बनाना है, लेकिन ये ब्रिज बहुत ज़रूरी है वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन इस ब्रिज से इतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पाएगा कि वो कंपनी अपना खर्चा फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे सरकार इंटरवीन करेगी और कुछ पैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग की तरफ से अपनी ओर से दे देगी। अब इस स्कीम के दो कंपोनेंट हैं, एक है सब स्कीम 1, एक है 2। सब स्कीम 1 में सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लगाना है, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर के भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बैंकेबिलिटी का इशू फेस करते हैं। बैंकेबिलिटी का मतलब ये है फायदा नहीं मिलेगा, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इसने देखिए फेज 1 में ऐसे ही प्रोजेक्ट लिए जाते हैं जिस कैटेगरी में कम से कम जो 100% ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। मतलब एक ब्रिज है, इस ब्रिज को ऑपरेट करने का, मेंटेन करने का जो खर्चा आएगा वो ये ब्रिज खुद ही निकाल लेगा। ऐसे प्रोजेक्ट फेज 1 में आते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑपरेशनल कॉस्ट अपनी खुद रिकवर कर सकते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 30% फंडिंग अपनी ओर से कर देती है वीजीएफ के फॉर्म में। इसे कहा जाता है टीपीसी, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर 100 रुपए का है तो 30 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओर से वीजीएफ के फॉर्म में दे देगा। 30% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्पॉन्सरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वगैरह दे देती हैं। बाकी जो भी पैसा लगेगा वो प्राइवेट एंटिटी लगाएगी, यानी कि 40% प्राइवेट एंटिटी अपना पैसा लगाएगी और उस इन्वेस्टमेंट को वो रिकवर करेंगे। चूंकि 60% उनको मिल गया है तो ये रिकवरी बहुत मुश्किल नहीं होगी। और जो प्रोजेक्ट है ये कैपिटल कॉस्ट उनको निकालनी है, जो पैसा लगा है ब्रिज को बनाने में। बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट तो ब्रिज अपना खुद ही रिकवर कर लेगा। लेकिन कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो खुद को रन करने का खर्चा नहीं निकाल पाते, तो दूसरा वो स्कीम 2 में आएगा, सब स्कीम 2 में। इसमें देखिए सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन। हॉस्पिटल खोल दिया, 1 रुपए की पर्ची कटवा के डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, 50 रुपए में इलाज कर रहे हैं। अब खर्चा कैसे, ऑपरेशनल कॉस्ट उस हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर की कैसे रिकवर होगी? तो ऐसे प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट्स को रन करने की पूरी कॉस्ट नहीं निकलती, केवल 50% ऑपरेशनल कॉस्ट ही रिकवर हो सकती है, ऐसे में गवर्नमेंट सेकेंड फेज में इन्वेस्टमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 80% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में खर्चा आएगा, वो ये लोग बियर कर लेंगे। यानी कि प्राइवेट एंटिटी को केवल 20% पैसा लगाना पड़ेगा। और जो ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू के 5 सालों तक यहाँ पर 50% ऑफ ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट 5 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। ठीक है, 40% जिस 80% की हम बात कर रहे हैं कि 80% गवर्नमेंट दे देंगी, 40% टीपीसी, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 25% ऑपरेशनल कॉस्ट भी देगी। बाकी का 40% टीपीसी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है, और 25% ऑपरेशनल कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस तरीके से पूरा मॉडल डेवलप किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोर बात यह है, प्रोजेक्ट ऐसा है, खर्चा पूरा नहीं निकल पाएगा, प्राइवेट एंटिटी पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, इसीलिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उसमें पैसा देंगे। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सरना रिलीजन के बारे में है। अब आपके सामने एक नया रिलीजन आ रहा है। झारखंड की सरकार ने भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज भी दिया है। बोला है कि आप एक सेपरेट कोड बनाइए 2021 के सेंसस में, जहां पर लोग ये रिकॉर्ड करवा सकें कि हम जो 6 रिलीजन अभी तक हमारे सामने रखे जाते हैं ऑप्शन में, हम उससे बिलोंग नहीं करते, हम सरना रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सरना रिलीजन, इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, इस फेथ को फॉलो करने वाले लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर को प्रे करते हैं। वो बहुत पवित्र मानते हैं जल, जंगल और जमीन को, यानी कि वाटर, फॉरेस्ट और लैंड, इसे वो बहुत पवित्र मानते हैं और उसे लगातार प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 लाख ट्राइबल्स ऐसे हैं पूरे देश में जो 2011 के सेंसस में अपने रिलीजन के तौर पे सरना आइडेंटिफाई करवाते हैं। हालांकि उसकी कोडिंग नहीं थी तो उन्हें बहुत क्लियर कट तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया गया। अब इशू ये है कि कई सारे सरना रिलीजन के लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, लगभग 4% लोग। अब जिन लोगों ने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी का भी फायदा उठाते हैं, प्लस ट्राइबल तो वह हैं ही, वो उसका भी फायदा उठाते हैं। तो जो सरना कम्युनिटी है
वो ये कहते हैं कि अगर इन लोगों ने खुद को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया तो ये केवल माइनॉरिटी का फायदा उठाए ना, ट्राइबल्स का भी फायदा क्यों उठाते हैं, ये उनका कंसर्न है। सरना जो रिलीजन के लोग हैं वो, इसी मुद्दे पर ये पूरा बिल हमारे सामने अभी आया हुआ है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में है, पीएलआई के बारे में। देखिए, इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, जिससे इंडिया का जो कैपिटल है वो भी देश के बाहर जाता है, मतलब हमारा जो फॉरेक्स है वो बाहर जाता है। लेकिन इंडिया अभी काफ़ी फोकस्ड है मेक इन इंडिया को लेकर कि प्रोडक्शन इंडिया में हो, वो बाहर की एंटिटीज आके इंडिया में प्रोडक्शन करें और इंडिया की जो एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, वो खुद भी इंडिया में प्रोडक्शन करें। इसी उद्देश्य से एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब आप इंडिया में आके प्रोडक्शन करिए, बाहर के लोग या इंडिया की कंपनीज यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्शन करें, उसके लिए सरकार उन्हें इंसेंटिव देगी। जो भी आपकी कैपिटल कॉस्ट आएगी, जो खर्चा आएगा, उसका 4 से 6% सरकार आपको इंसेंटिव के तौर पे दे देगी। इससे फायदा ये होगा कि वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। जब वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो वो बाहर के किसी प्रोडक्ट से compete कर पाएगा और वो जो कंपनी है उसके लिए इस प्रोडक्ट को इंडिया में बनाना आसान होगा। यूनियन कैबिनेट ने अभी मीटिंग करी जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 10 और की सेक्टर में इंप्लीमेंट करने को अप्रूवल दे दिया है। कुछ सेक्टर में इसे पहले ही अप्रूव किया गया था, लेकिन अब इसको एक्सपेंड किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर में। अब ज़्यादा सेक्टर में अगर लोगों को प्रोडक्शन करने पर सरकार पैसे देगी तो उनको फायदा होगा। तो इससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो इंकरेज होगी, चाहे वो बाहर के लोग करें। अगर बाहर के लोग आके करेंगे तो इंडिया में फॉरेक्स आएगा, फिर वो यहाँ पे आके प्रोडक्शन करेंगे तो इससे यहाँ के लोगों की जॉब बढ़ेगी, तो कई सारे फायदे होंगे। इंडिया की कंपनीज अगर प्रोडक्शन करेंगी तो भी फायदा होगा, इंडिया की कंपनीज ग्रो करेंगी और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी उद्देश्य से अभी ये जो इंसेंटिव स्कीम है जिसमें 4 से 6% प्रोडक्शन पर इंसेंटिव देने की बात की जा रही है, उसे 10 और सेक्टर्स में एक्सटेंड करने की बात कर दी गई है। इस स्कीम को जिन भी सेक्टर्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो सेक्टर जिस मिनिस्ट्री के तहत आता है, डिपार्टमेंट के तहत आता है, वो ही से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं 10 के नाम आपको बता देता हूं। यूपीएससी आजकल डेप्थ में जाने लगी है, तो हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो सेक्टर है या फिर वो कवर नहीं हुआ है इस स्कीम में, ऐसा पूछ भी सकते हैं। तो देखिए 10 हैं। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, जो कि नीति आयोग डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आता है, इसे इंक्लूड कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन आईटी में आता है ये। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री में आता है, डिपार्टमेंट में आता है। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में आता है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आएगा। फूड प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आएगा। 7 हो गए। 8वां है हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। वाइट गुड्स जैसे कि एसी एलईडी, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आता है। स्पेशलिटी स्टील, अच्छी क्वालिटी के स्टील्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। इन 10 सेक्टर्स को देखिए, 7 उधर थे और ये 3 मिला के 10 हो गए। इन 10 सेक्टर को अब इंक्लूड कर लिया गया है। एक बार आप इसे ज़रूर से देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो रिवाइज करने का प्रयास करिएगा ताकि ये याद रह जाए। ये जो सेक्टर्स हैं, इनके अलावा कुछ सेक्टर पहले से ही पीएलआई स्कीम का पार्ट थे, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये मैटी के तहत आता है। क्रिटिकल ड्रग इंटरमीडिएरीज या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई किसी भी मेडिसिन का वो पार्ट होता है जो उस बीमारी को क्योर करता है जिसके लिए वो मेडिसिन बनाई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत आता है। तो आपने ये लिस्ट आउट कर लिया कि कौन से 10 इसमें ऐड किए गए हैं, इसका फायदा क्या है वो भी आपने समझ लिया है। कुछ स्टेटमेंट हैं, सही गलत बताइए। माउंट पोपा इटली में है, गलत है, इटली में नहीं है, ये म्यांमार में है, आप जानते हैं। ऑपरेशन थंडर 2020 एनवायरमेंटल क्राइम के लिए, सही है। स्पेस एक्स नासा क्रू 1 मिशन, ईजियर एक्सेस कॉस्ट के फॉर्म में क्रू एंड कार्गो के लिए, सही है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन 1952 में, हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम, सही है। सरना रिलीजन फेथ है जो नेचर को प्रे करता है, केरला में पाया जाता है, गलत है, झारखंड में। ठीक है, तो ये पूरा सेशन हमने कवर किया। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ओनली आईएएस के कोर्सेस हैं कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी के नाम से और डीपीपी के नाम से। आप इसे video.onlyias.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, video.onlyias.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।